अध्याय 2 विलयन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछली कक्षा में ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस विलयन क्या होते हैं और ठोस विलयन के प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में तथा आसपास प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो विचार करने योग्य होती है, जैसे कि वृक्ष में पानी कैसे ऊपर चढ़ जाता है, लाल रक्त कणों को पानी में रख दिया जाए तो वो कैसे टूट जाते हैं, जो मोटर कार का रेडिएटर है उसमें जो पानी रहता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या उससे भी कम ताप पर वो बर्फ में नहीं बदलता है। तो ये सभी प्रश्न के उत्तर हमको विलयन का गुण कौन सा गुण? अणु संख्या गुण के अध्ययन करने से हमको प्राप्त होता है। तो अब अणु संख्या गुण क्या होते हैं? अणु संख्या गुण क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। विलयनों के अणु संख्या गुण वे गुण हैं जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। यानी कि जो विलायक है, विलायक में आपने विलेय के कण को कितनी मात्रा में घोला है या कितनी मात्रा में घुली हुई है, इस पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, विलेय का कण, ये नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या निर्भर करता है कि विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है। तो यह क्या है? विलयन का एक अणु संख्या गुण। तो इसके उदाहरण होते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, और इसको समझने से पहले हम कुछ और जो टर्म्स हैं उसको और कुछ टॉपिक है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमको अणु संख्या गुणों के उदाहरण को समझने में आसानी होगी। तो आगे द्रव विलयनों का वाष्पदाब तथा राउल्ट का नियम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। तो जैसे बोल रहा द्रव विलयनों का वाष्पदाब। अब जैसे द्रव कहा है, द्रव का मतलब क्या है कि दो द्रव होंगे, उन दो द्रव में दोनों कैसे वाष्पशील द्रव होंगे। वाष्पशील द्रव को यदि हम एक पात्र में ले और पात्र को क्या करें, बंद कर दें, तो दोनों वाष्पशील हैं और दोनों अमिश्रणी रहेंगे, पूर्णतः अमिश्रणी, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं होंगे। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं कि तेल और पानी दोनों वाष्पशील भी हैं। जैसे हम तेल को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, और पानी को भी गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। तो दोनों कैसे होंगे? दोनों वाष्पशील भी होंगे और दोनों पूर्णतः अमिश्रणी, मतलब दोनों एक दूसरे में मिलते भी नहीं हैं। ऐसे दो द्रवों को लेना है। अब इसको हमने कुछ समय के लिए इसको एक बंद पात्र में रखा, तो हम क्या देखते हैं कि जो द्रव है उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब द्रव जो है वाष्प अवस्था में आएगी। लेकिन कुछ समय के बाद में जो वाष्प अवस्था है और द्रव अवस्था है, इसके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब साम्य अवस्था आ जाती है। तो साम्य अवस्था आने पर क्या हुआ कि जो दोनों अवयव हैं, अवयव के बीच में अवयव का जो वाष्पदाब होगा वो क्या कहलाएगा? आंशिक दाब। तो जो विलयन के अवयव के आंशिक दाब का मान, मतलब विलयन में कौन कौन से दो अवयव हैं, कोई भी दो द्रव हमने कहा है, तो दोनों अवयव जो है उसका आंशिक दाब का मान अवयव के मोल अंश और अवयव की शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले वाष्प दाब पर निर्भर करता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए जो फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रेंशियम मार्टे राउल्ट 1886 में एक नियम दिए। उन्होंने क्या नियम दिया कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।
यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि जैसे ये हमने दो जो है वाष्पशील द्रव लिया है, तो यहाँ पर इसको बंद पात्र में रख लिया और ये क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि दोनों साम्यावस्था में आ जाएंगे। तो ये जो है राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम किसके लिए है, जब द्रव वाष्पशील होंगे, दो द्रव वाष्पशील होंगे तब। तो इसके लिए इसका गणितीय रूप क्या है, जो हमको ये नियम दिया गया है, नियम जो कहा है वो क्या बोला है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश किसको बोलते हैं, x को। अब चूंकि यहाँ पर दो अमिश्रणी वाष्पशील द्रव लिया जा रहा है, तो हम वो दो अमिश्रणी वाष्पशील द्रव A और B लेते हैं, और A और B के मोल अंश जो है XA और XB। कोई निश्चित ताप पर वाष्प दाब PA और PB, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A और P0B लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे नियम है उसके अनुसार से ये हम इसको लिखेंगे PA समानुपाती XA, और ये एक अवयव के लिए हुआ, दूसरे अवयव के लिए भी ऐसा ही PB समानुपाती XB। अब यहाँ पर इसको समानुपाती को हटा करके यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिया है, और यहाँ पर PA इक्वल टू XA इंटू X0B और PB इक्वल टू XB इंटू P0B। तो यहाँ पर ये इसका कारण क्या है कि जो समानुपातिक स्थिरांक होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो है P0A, यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, एक समानुपातिक स्थिरांक लेते। तो वो जो समानुपातिक स्थिरांक होता है वो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर P0A और यहाँ पर P0B लिया गया है। अब यदि निकाय का समान ताप कुल दाब P है, तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार हमने क्या लिखेंगे, P इक्वल टू PA प्लस PB। अब PA की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और PB की वैल्यू यहाँ से ले ली, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब चूंकि हमको पता है कि विलयन के अवयव के मोल प्रभाजों का योग हमेशा एक होता है, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लिए 1 माइनस XB। यहाँ पर हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमने एक अवयव का लिया है, तो यहाँ पर हम XA की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, ये समीकरण PA इक्वल टू P0A प्लस P0B माइनस P0A XB। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ग्राफ खींचा हुआ है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बताता है कि यहाँ पर जो ग्राफ खींचा हुआ है ये स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मोल अंश के मध्य ये आलेख खींचा गया है। तो ये आलेख से पहले तो ये समीकरण हमको क्या बता रहा है कि जो PA है, PA क्या है, वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। जो वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, ये किसी एक अवयव के मोल अंश के से संबंध रखता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब द्वितीय अवयव के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ पर द्वितीय अवयव क्यों बोला है, क्योंकि XA जो है एक अवयव के लिए है और XB दूसरे अवयव के लिए है, इसलिए उसको द्वितीय अवयव कहा। यहाँ पर ग्राफ में क्या बता रहा है कि ये जो मोल अंश है और वाष्प दाब के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। तो किसी विलयन के लिए PA या फिर PB को इसके जब PA को मोल प्रभाज के साथ और PB को मोल अंश के साथ जब आलेखित किया जाता है तो एक सीधी रेखा मिलती है। ये सीधी रेखा को जब आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो ये P0A से होकर गुजरती है, और जो PB है वो आगे जब बढ़ाया जाता है तो P0B से होकर के गुजरती है। यहाँ पर जो PA होता है, PA प्लस PB इक्वल टू P, तो ये किसका मान है, डाल्टन के आंशिक दाब का मान है।
जो P का कुल दाब है इसका न्यूनतम मान P0A और इसका अधिकतम मान P0B होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सीधी रेखा मिली है, ये सीधी रेखा क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि यहाँ पर XA की वैल्यू 1 है और यहाँ पर XB की वैल्यू 1 है। तो जब XA और XB की वैल्यू 1 रहेगी तो ये सीधी रेखा में प्राप्त होगी। तो ये था राउल्ट का वाष्प दाब नियम। तो ये जो राउल्ट का नियम है, ये नियम वाष्पशील द्रवों के लिए लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक, ठोस द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड देयर वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब को हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि वाष्प दाब क्या होता है। जब द्रव वाष्पित होता है तो वाष्पित होगा तो उसमें एक जो वाष्प बनेगी, उस वाष्प के द्वारा जो विलयन की सतह रहेगी उस सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पर आपको परिभाषा के रूप में भी बता दिया गया है कि निश्चित ताप पर जब कोई द्रव और उसकी वाष्प बंद पात्र में साम्यावस्था में होती है तो इस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर बोला है, हमारा टॉपिक है कि ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन, ठोस पदार्थ क्या होगा? ठोस पदार्थ विलेय है और जो आपका द्रव है वो विलायक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, यूरिया है और शक्कर है, ये विलेय पदार्थ हो गया, ये पानी में घुल सकते हैं। इसी प्रकार से जो आयोडीन है, गंधक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सब जो ठोस पदार्थ हैं उसको द्रव में मिला दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक यहाँ पर देखिए शुद्ध विलायक लिया गया है और इसको जो है पात्र से जो बेल जार है उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर तापमान ले भी सकते हैं या कमरे का सामान्य ताप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सामान्य ताप पर इसको रखा गया है तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर शुद्ध विलायक है और जो विलयन की सतह रहेगी, जो शुद्ध विलायक की सतह है, इस सतह पर केवल पानी के ही या फिर कहिए शुद्ध विलायक के ही अणु है। तो यहाँ पर जो वाष्पन जो होगा वहाँ पर वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। जो वाष्प अधिक बनेगी इसकी और वाष्प के द्वारा लगाया गया दबाव क्या होगा? अधिक होगा। तो वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन जब हम विलयन लेते हैं, विलयन लेंगे मतलब यदि हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाष्पशील नहीं लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? अवाष्पशील विलेय लिया जा रहा है। अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित नहीं होगा, गर्म करने पर भी वो वाष्पित नहीं होगा, केवल जो विलायक है वही वाष्पित होगा। तो जब उसको मिलाया हुआ अवाष्पशील विलेय को मिलाया हुआ एक विलयन लेते हैं और जब इसको वाष्पन के लिए रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर वाष्प दाब कम होगा। क्यों वाष्प दाब कम होगा? क्योंकि यहाँ पर जो विलायक के कण हैं केवल वही वाष्पित हो रहे हैं और ये विलेय के कण तो अवाष्पशील है। तो वो अवाष्पशील है लेकिन जो विलयन की सतह है वहां पर तो उसके अणु मौजूद है। तो वो विलायक को तो हटा दे रहे हैं और वो जो अपना जो स्थान लिए हैं तो विलायक भी ज़्यादा वाष्पित नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वाष्प क्या होगा? कम होगा। और जब वाष्प कम होगा तो उसके द्वारा लगाया जाने वाला दबाव भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इसकी वाष्प दाब कम होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ का द्रवों में विलयन है उसमें वाष्प दाब कम होता है, किसकी अपेक्षा? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को लेकर के राउल्ट ने फिर नियम दिया। नियम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पर दो पूर्णतः अमिश्रणी द्रव लिया गया था
यहाँ पर जो है अवाष्पशील विलेय और विलायक को लिया जा रहा है। तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यदि मान लें कि यदि विलायक का वाष्प दाब Pa है और मोल अंश XA है और विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब P0A, हमेशा हम वाष्प दाब को Pa से, यदि हम अवयव के लिए ले रहे हैं तो Pa से, और कुल दाब के लिए लेंगे तो P लिखेंगे, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को लिखेंगे तो P0A लिखेंगे, और मोल अंश के लिए X लिखेंगे, अलग अलग अवयव के लिए XA XB करके लिखेंगे। तो जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम के अनुसार हम जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Pa समानुपाती X है, और यहाँ पर हम या फिर इसको Pa = XA × P0A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विलायक के वाष्प दाब और मोल अंश के प्रभाव के मध्य ग्राफ खींचा गया है। ये ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि जो विलायक का मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर ये सीधा रेखा प्राप्त होती है। देन नेक्स्ट है हेनरी के नियम के संदर्भ में राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ हेनरी लॉज। जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम किसके लिए? अवाष्पशील विलेय के का वाष्प दाब के लिए तो हम लिखते हैं Pa = P0A × XA। और जो हेनरी का नियम होता है, हेनरी का नियम किसके लिए है? गैस की द्रव में विलेयता के लिए, मतलब गैस की द्रव में विलेयता हम पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने सॉल्व किया था Pa = KH × XA। तो जब इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब विलयन में उनके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आज हमने पढ़ा कि ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन और उनका वाष्प दाब, और द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, और राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।